दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम पारुल है। उन्होंने मुझे उनके साथ घटी एक हॉस्टल की सच्ची घटनाएं भेजी हैं। जी हाँ दोस्तों, घटनाएं भेजी हैं। 2-3 घटनाएं हैं जो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ, और सुनने के बाद आप डिसाइड करिएगा कि आपको ये कहानियाँ रियल लगती हैं या नहीं। मैंने जब इन कहानियों को पहली बार सुना था तो मुझे तो रियल ही लगी थी, बाकी आपकी मर्ज़ी। ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस वीडियोस को देखने के लिए आप कार्तिक वन को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके साथ भी कोई सच्ची घटना घटी हो जो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेजना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने आपको दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरा नाम पारुल है। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और अभी भी कॉलेज में ही पढ़ रही हूँ। मेरे साथ ये जो घटनाएं हुई है वो मेरे कॉलेज के एक हॉस्टल में हुई थी। फर्स्ट और सेकंड ईयर में मैं कॉलेज में ही पढ़ा करती थी, लेकिन इन घटनाओं से परेशान होकर मैंने अपना हॉस्टल चेंज कर लिया और अब एक किराए के घर में रहती हूँ। तो दरअसल मैं जिस हॉस्टल में रहती हूँ वहाँ पर मुझे मिला के करीबन 120 बच्चे और रहते हैं। वहाँ बेहद ही कम बच्चे रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग या तो अपने घर से डायरेक्ट कॉलेज आते हैं या फिर उन्होंने किराए का घर ले लिया है। लेकिन मुझे हॉस्टल में ही रहना ठीक लगा। शुरुआत के कुछ दिनों में उस हॉस्टल के रूम में रह रही थी तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन उस हॉस्टल के रूम में कुछ तो था जो मुझे अजीब लग रहा था। बेहद ही अजीब फीलिंग आती थी मुझे जब मैं उस रूम में होती थी। तो सुबह होते ही मैं और मेरी एक फ्रेंड जिसका नाम दीपिका था, हम लोग कॉलेज चले जाया करते थे। हम दोनों का एक शेयरिंग रूम था। मैं जब भी दीपिका को इस बारे में पूछती थी कि क्या तुम्हें इस रूम में से नेगेटिव वाइब्स आती हैं या नहीं, तो वो मुझे क्लियरली मना कर दिया करती थी, और मैं भी इन बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी और कॉलेज चले जाया करती थी। मेरे साथ सबसे पहले भूतिया घटना हुई थी मेरे रूम के ऊपर वाले फ्लोर पे। तो दरअसल हुआ ये था कि रात के करीबन 1 बज रहे होंगे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी फ्रेंड दीपिका सो गई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं थोड़ा टहलने के लिए अपने रूम से बाहर निकली और अपने रूम के ऊपर वाले फ्लोर पर चले गई और वहाँ पर टहल रही थी, क्योंकि मेरे वाले कॉरिडोर में सामान रखा हुआ था जिस वजह से घूमने में परेशानी हो रही थी। इसलिए मैं अपने ऊपर वाले फ्लोर पर चले गई और वहाँ पर टहल रही थी। टहलते टहलते ही मैंने ये नोटिस किया कि वहाँ पर एक रूम है जिस पे ताला लगा हुआ है और अंदर की सारी लाइटें बंद हैं। मैंने 1 राउंड मारा, 2 राउंड मारा, और उसके बाद जब मैं तीसरा राउंड मार रही थी तो मैंने देखा कि वही रूम जिस पर ताला लगा हुआ था, उस रूम की लाइट जल रही है। आखिर ये क्या हुआ था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थी कि जो कमरा पहले बंद था, लाइट बंद थी, तो वो आखिर चालू हुआ कैसे। मैं उस कमरे के पास गई और उस कमरे को अच्छे से देखने लगी। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। तभी अंदर से बहुत ही डरावनी और धीमी सी आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई और भागते हुए अपने कमरे में आ गई। मैंने दीपिका को उठाना सही नहीं समझा। मैंने सोचा अगली सुबह दीपिका को सब कुछ बता दूंगी, लेकिन अगली सुबह जैसे ही हुई तो मैं ये बात दीपिका को बताने जा ही रही थी, इतने में मेरा मन बदल गया और मैंने ये घटना फिर दीपिका को नहीं बताई। फिर कुछ दिन और बीते और फिर एक रात को मेरे और दीपिका के साथ एक पैरानॉर्मल घटना हुई। इसमें दीपिका भी इन्वॉल्व है। तो कुछ दिनों बाद मैं और दीपिका रात के ही वक्त अपने ही हॉस्टल के एक पार्क में बैठे हुए थे। वहाँ पर कुछ बेंचें लगी हुई थी। हम लोग उसी बेंच पर बैठे हुए थे और
हम दोनों का चेहरा एक दूसरे के सामने था। मतलब मेरा चेहरा हॉस्टल की तरफ था और दीपिका का चेहरा मेरे पीछे यानी कि जंगल की तरफ था। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हम लोग आपस में बात कर ही रहे थे, तभी अचानक से दीपिका खामोश हो गई और मेरे पीछे कुछ देखने लगी। मुझे लगा कि शायद दीपिका मजाक कर रही है, लेकिन उसका चेहरा देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो मजाक कर रही है। तभी मैंने पीछे देखने की कोशिश की तो दीपिका ने मुझे रोक दिया और कहा, पारुल पीछे मत देखना। और ये बात उसने बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर मुझसे कही थी। मैं समझ चुकी थी कि दीपिका मजाक तो नहीं कर रही है, कुछ है मेरे पीछे जो कि दीपिका देख रही है और वो नहीं चाहती कि मैं देखूं। तभी कुछ सेकंड्स बाद दीपिका ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, पारुल हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। मैंने उससे पूछा, आखिर क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तो उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। वो जल्दी से मुझे कमरे पे लेकर आ गई और उसने कमरे को कुंडी लगा दी और मुझे बेड पर बैठने को कहा। फिर मैं भी बेड पर बैठ गई और फिर दीपिका मेरे पास में आकर बैठी और उसने मुझे बताया कि आखिर उसने ऐसा क्या देखा था। उसने मुझे बताया कि जब वो मुझसे बात कर ही रही थी तभी उसने देखा कि मेरे पीछे एक औरत खड़ी हुई है और उसका बच्चा भी खड़ा था। उसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदे और कुलेचे हुए लग रहे थे। दीपिका ने उनको देखकर ही समझ लिया था कि ये इंसान नहीं हैं बल्कि कोई आत्माएं हैं। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और मैंने इस बात पर पहली बार में ही यकीन भी कर लिया था, क्योंकि मेरे साथ वो कमरे वाला इंसिडेंट हुआ था। और जैसे ही दीपिका ने मुझे ये इंसिडेंट बताया तो मैंने उसे उस रूम वाला इंसिडेंट भी बता दिया और उसके बाद हम लोग सो गए। और अब मैं आपको उसी हॉस्टल की एक और सच्ची कहानी बताती हूँ। दरअसल हमारे एक सीनियर थे जिनका नाम संजय था। वो 3rd ईयर के स्टूडेंट थे, बेहद ही अच्छे इंसान थे वो हमारे सीनियर थे, लेकिन वो हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया करते थे। वो हमें हमारी छोटी बहनों की तरह ही रखते थे। लेकिन उनकी एक आदत बहुत ही अजीब थी। वो दिन में तो बहुत अच्छा बिहेव किया करते थे, लेकिन रात में 8 बजे के बाद कभी भी किसी भी लड़के या लड़की को अपने रूम में रहने नहीं दिया करते थे। दिन में तो हम उनके रूम में भले ही बैठ जाया करते थे, लेकिन 8 बजते ही वो हमें हमारे रूम से निकाल दिया करते थे कुछ न कुछ बहाना मारकर। और जब भी हम लोग उनसे इस बारे में पूछते थे तो वो टॉपिक ही चेंज कर दिया करते थे। संजय जी की अब कॉलेज पूरी हो गई थी और उनका हॉस्टल छोड़ने का टाइम भी हो गया था। हॉस्टल छोड़ने से पहले वो हमसे मिलने आए। हमने लास्ट टाइम उनसे सवाल वापस पूछा तो इस बार उन्होंने हमें बता दिया कि आखिर वो ऐसा क्यों किया करते थे। उन्होंने हमें बताया कि वो जब पहली बार उस रूम में रहने के लिए गए थे तो पहली रात को ही उनके सपने में एक औरत आई थी जो कि हद से ज़्यादा डरावनी लग रही थी। और ये औरत को जैसे ही संजय भैया ने अपने सपने में देखा तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने फिर वापस सोने की कोशिश करी, लेकिन वो सो नहीं पा रहे थे। फिर अगले दिन संजय भैया के 2 दोस्त उनके रूम में रात को रहने के लिए आए। संजय भैया और उनके 2 दोस्त उनके ही रूम में सो रहे थे। फिर तभी अचानक से आधी रात को संजय भैया के दोनों दोस्त चीख कर खड़े हुए और चिल्लाने लगे। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर संजय भैया भी खड़े हुए। उन्होंने उन दोनों को पूछा कि आखिर क्या हुआ है, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तभी उनके दोनों दोस्तों ने संजय भैया को बताया कि इस रूम में एक औरत है जो कि उनको थप्पड़ मार रही थी और यहाँ से निकल जाने को कह रही थी। ये देखकर संजय भैया ने उनको कहा, यह रूम अंदर से बंद है और हम तीनों के अलावा तो इस रूम में और कोई है नहीं, तो आखिर कोई औरत कैसे आ सकती है और तुम्हें क्यों ही मारेगी। लेकिन उनके दोस्तों ने कुछ भी नहीं सुनी और फिर वो उस रूम से चले गए। फिर संजय भैया जब वापस सोए तो उनको वो औरत फिर से दिखाई दी और इस बार वो औरत
नॉर्मल होकर उनसे बात कर रही थी और सपने में ही उस औरत ने संजय भैया को कहा कि मैं तुम्हें तो इस रूम में रहने दे सकती हूँ, लेकिन किसी और को इस रूम में बर्दाश्त नहीं कर सकती, और मैं तुम्हारे अलावा इस रूम में किसी को रहने दूंगी भी नहीं। और इसी वजह से संजय भैया कभी भी अपने रूम में रात में अपने अलावा किसी को रहने नहीं देते थे। ये बात सुन के मैं और दीपिका ज़्यादा शॉक नहीं हुए थे, क्योंकि हम भूत प्रेत पर यकीन किया करते थे। और ये थी जो मेरे साथ उस हॉस्टल में घटनाएं हुई थी। खैर, सेकेंड ईयर होने के बाद मैंने उस हॉस्टल को चेंज कर दिया और एक किराए के घर पर रहने लगी। बहुत सालों बाद मैंने जब उस हॉस्टल के बारे में पता लगाया तो मुझे पता चला कि वो हॉस्टल और वो कॉलेज पहले एक कब्रिस्तान की जगह थी, और उस कब्रिस्तान के ऊपर ही इस कॉलेज और इस हॉस्टल की नींव रखी गई थी। इसलिए हमें कई बार वो भूत प्रेत नज़र आए थे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। और आपके साथ भी अगर कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।